हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? मस्त स्वस्थ और खुश बिल्कुल रहना है आपको, इसी तरह से तंदुरुस्त, क्योंकि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है ना। आप सभी ने सुना होगा और स्वामी विवेकानंद का ये कथन हमें हमेशा याद रखना है बच्चों। तो मैं लाली वर्मा आप सभी का नेक्स्ट टॉपर्स की हिंदी कक्षा में दिल से स्वागत करने आ गई हूं और लेकर आई हूं आपकी, जी हां, कक्षा 10वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तिका स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से पाठ है 8। नाम है बड़े भाई साहब। बिल्कुल, कौन से बड़े भाई साहब? अच्छा, आप ये बताओ कि कौन कौन अपने घर में बड़े भाई साहब हो? मतलब सबसे बड़े भाई। आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे और आप यदि सबसे एल्डर ब्रदर बड़े भाई साहब हैं तो मुझे बताइएगा, है ना। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं बड़े भाई साहब के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, जिसमें हम जानेंगे कि पाठ्य पुस्तक में शामिल जो प्रश्न हैं वो किस तरह से हैं और उनके उत्तर कैसे लिखे जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी समझ होती है बेटा कि यदि हमने प्रश्नों को समझ लिया तो उत्तर हम लिख सकते हैं, लेकिन प्रश्नों को कब समझेंगे? प्रश्नों को अब जब समझ पाएंगे जबकि हमने व्याख्या या पाठ की कहानी को बहुत अच्छे से सुनकर समझ लिया है। तो क्या आपने पाठ की कहानी को सुनकर समझ लिया? यदि हां तो आ जाइए मेरे साथ, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? हमने पढ़ा था ना कि बार बार बड़े भाई साहब की डांट खाने के बाद छोटे के दिमाग में आया, कौन थे छोटे? प्रेमचंद जी। ठीक है, प्रेमचंद जी के दिमाग में आया कि हाँ भाई साहब सही कहते हैं, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं भी समय सारणी बनाऊंगा, मैं भी टाइम टेबल बनाऊंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इतने घंटे, हर विषय के लिए घंटे 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 उन्होंने बांटकर टाइम टेबल बना लिया। लेकिन क्या वो पालन कर पाए? जैसे ही वो पढ़ने बैठते तो वही फुटबॉल बुला रही है, सीटी बजा रही है। क्या करते बेचारे? खेल, कबड्डी, मैदान, पतंग उनको अपनी ओर खींचे चली जाती तो लेखक छोटे भाई साहब कुछ नहीं कर पाते। समय सारणी या टाइम टेबल बनने के बाद भी उसका पालन वे नहीं कर पाते थे, क्योंकि खेल, मैदान, उनके मित्र मंडली, वो सब कुछ यहाँ रहता तो वो अपनी किताबों को बंद करके और निकल जाते अपने खेल पर। क्या ऐसा ही कुछ था? आइए देखते हैं। छोटे भाई, लेखक छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह मन लगाकर पढ़ाई करेंगे। सुबह 6 से रात 11 बजे तक सभी विषयों को पढ़ने का कार्यक्रम। ओ माय गॉड! कब से? सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक सभी विषयों को करने का कार्यक्रम रखा गया। सुबह 6 से रात के 11 बजे तक टाइम टेबल बनाया गया। उस बीच में स्कूल भी जाना था, ठीक है। परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान, फुटबॉल, पतंगे उन्हें अपनी ओर खींचते थे, इसीलिए वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाए। देखो क्या कहा, सुबह 6 से रात के 11 बजे तक सभी विषयों को पढ़ने का कार्यक्रम रखा गया, परंतु पढ़ाई करते समय खेल के मैदान उसे अपनी ओर खींचते थे, इसीलिए वह टाइम टेबल का पालन नहीं कर पाया। क्या करता बेचारा? मजबूर था ना, वो क्या ही करता, इसलिए उसने टाइम टेबल बनाकर भी उसका पालन नहीं किया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? गुल्ली डंडा तो खेलते ही थे, कभी आपने खेले हैं गुल्ली डंडा? पता है कैसे होते हैं गुल्ली डंडा? मुझे तो नहीं लग रहा आप लोगों ने खेले हो, सच में मुझे नहीं लग रहा कि आपने गुल्ली डंडा खेले होंगे, क्योंकि गुल्ली डंडा तो नहीं खेले। हाँ, कंचा मंचा अंटा गिल्ली खेले होंगे आपने, लेकिन जो गुल्ली डंडा ऐसे होते थे ना, ये है हमारा डंडा तो डंडा ही है, और इस तरह से होती थी गुल्ली। इसको ऐसे एक खांचा सा रहता था, उसमें रख के और उचकाया जाता था, और जिसकी गुल्ली दूर जाती, ऐसा कुछ था इसमें। मुझे आता नहीं है, मैंने खेला नहीं है, लेकिन हाँ देखा जरूर है। जब हम बचपन में देखा था कि हम लोग कुछ और खेल रहे हैं, वहां पर कोई और ये गुल्ली डंडा खेल रहा है, तो ये सारा गुल्ली डंडा। तो अब एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? और ये बात कब की है? ये बात तब की है जब एक बार लेखक कक्षा में अव्वल आ गया था और उनके बड़े भाई साहब कक्षा में फेल हो गए थे। फिर तो क्या जलवे थे।
लेखक का तो बिल्कुल दिमाग सातवें आसमान पर। बड़े भाई साहब भांप रहे थे कि अब छोटे की अकल ठिकाने पर नहीं है, लगता है अब वो मेरी बातों को सुनेगा नहीं। और छोटे के मन में भी आ रहा था, अब भाई साहब तो फेल हो गए, अब मुझे डांटेंगे नहीं। लेकिन भाई साहब तो भाई साहब थे, उन्होंने अपना लेक्चर शुरू कर दिया। तुझे क्या लगता है कि यदि मैं फेल हो गया और तू कक्षा में तुक्का वुक्का मारकर पास हो गया तो तू क्या सोचता है कि मैं तुझे डांटना छोड़ दूंगा? ये गलत फहमी अपने मन मस्तिष्क से निकाल दे छोटे। मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूं, 5 साल। यदि 1-2 दर्जे में फेल हो भी गया तो ये सच कभी बदल नहीं सकता, और इस सच को तो खुदा भी नहीं बदल सकता कि मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूं, 5 साल बड़ा रहूंगा। तो मेरी डांट तो तुझे सुननी पड़ेगी। और तू पास हो गया, कक्षा में अव्वल आ गया, तो तुझे घमंड हो गया। अरे छोटे, घमंड तो अच्छे अच्छों का नहीं टिक पाया, नहीं टिक पाया अच्छे अच्छों का, तेल निकल जाता है बच्चे बच्चों का। ऐसा कुछ है क्या? तो उन्होंने क्या कहा कि डंडा खेलने के बाद, गुल्ली डंडा खेलने के बाद बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बहुत गुस्से में थे। उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए कहा कि उसे घमंड हो गया है। दिमाग 7वें आसमान पर जा रहा है तुम्हारा। और घमंड के कारण तो रावण का नाश हो गया, तो तुम क्या हो बच्चे? रावण भी घमंड के कारण या अहंकार के कारण ही नाश हुआ है उसका। यदि वो घमंड नहीं करता तो वो बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन अहंकार उसे ले डूबा। हम तो फिर भी इंसान हैं। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को खेलने के बजाय पढ़ाई में ध्यान देने की नसीहत दी कि देख, ये जो छोटी कक्षाएं हैं, अभी जब तू मेरे दर्जे में आ जाएगा ना, जब ज्योमेट्री और ये सब तुझे करनी पड़ेंगी, तब तुझे समझ में आएगा। और मान ले चल ठीक है, तू उस दर्जे में आ भी गया और तू पास हो भी गया, तो ये मत भूल कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं। और हमारे अम्मा दादा किनको कहते थे? वो माता पिता को। अम्मा दादा तो हमसे भी कम पढ़े लिखे हैं ना, तो क्या तू उनसे ज्यादा अक्लमंद समझता है खुद को? ये जो तेरी गलत फहमी है उसको निकाल दे। ये उन्होंने उसको नसीहत दी छोटे भाई को कि भले ही तू पास हो गया, अव्वल आ गया और मैं फेल हो गया, लेकिन मैं तो तुझे डांटूंगा। तो ये तो तू दिल से निकाल दे, दिमाग से निकाल दे कि मैं तुझे अब डांटूंगा नहीं, ठीक है? बड़े भाई साहब को अपने मन की बात क्यों दबानी पड़ती थी? बड़े भाई साहब को अपने मन की बात क्यों दबानी पड़ती थी? आखिर क्या कारण था? जबकि बड़े भाई साहब तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपनी बात कहते थे, फिर क्यों दबानी पड़ती थी? देखो, ध्यान से सुनो। बड़े भाई साहब का मन भी खेलने को होता था, पतंग उड़ाने को होता था, अपने हम उम्र दोस्तों के साथ मस्ती करने का होता था। लेकिन ध्यान से सुनिए इस बात को, ये आपके लिए, हम सब के लिए बहुत जरूरी है बेटा, कि कोई भी बड़े खेलने में या यहां वहां जाने से यदि अपने आप को रोक रहा है तो उसका तात्पर्य यह रहता है कि मैं अपने छोटे के सामने क्या उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। यदि मैं ही मौज मस्ती में लीन रहूंगा तो मेरे छोटे तो और भी ज्यादा मस्ती में करेंगे, और भी ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं देंगे, है ना? तो बड़े भाई साहब जो थे वो, उन्होंने अपने आप को इसलिए दबा कर रखा था क्योंकि उनके अनुसार यदि मैं भी गुल्ली डंडा खेलने लगा, यदि मैं भी पतंगबाजी करने लगा, तो ये छोटा वैसे ही तो खेल के मैदान में पड़ा रहता है दिन भर, फिर तो ये घर आने का या कमरे में आने का नाम ही नहीं लेगा। इसलिए उन्होंने अपने आप की जो, क्योंकि बचपना सबके मन में होता है, सबको खेलना कूदना मौज मस्ती करना अच्छा लगता है, ठीक है? तो बड़े भाई साहब का मन खेलने, पतंग उड़ाने और तमाशे देखने का करता था। किसका नहीं करेगा, मतलब सबका करता है। परंतु वे सोचते थे कि अगर वो बड़े होकर मनमानी करेंगे, क्योंकि घर में बड़े वही है, छोटा उनके साथ है, यदि वे बड़े होकर मनमानी करेंगे तो छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोकेंगे? सोचो आप, कितनी अच्छी उन्होंने बात कही है प्रेमचंद जी ने इस पाठ की रचना करते समय, कि उनका सब कुछ करने का मन होता था, लेकिन वे सोचते थे कि अगर बड़े होकर मनमानी करेंगे तो छोटे को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोकेंगे।
किस हक से कहेंगे? इसलिए बड़े भाई साहब छोटे का ध्यान रखना अपना कर्तव्य मानते थे और शायद छोटे का ध्यान रखते रखते वो खुद पर ध्यान नहीं देते थे, खुद की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते थे, इसलिए दर्जे में फेल हो जाते होंगे। ये भी एक कारण हो सकता है। हमें हमेशा सकारात्मक पहलू की तरफ देखना चाहिए। अक्सर हम नकारात्मक 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 देखते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम किसी के सकारात्मक पहलू को देखते हैं तो सच में हमें उसमें बहुत सारी अच्छाइयां अपने आप नजर आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए ये है एक सफेद कागज, ठीक है, ये एक सफेद कागज है। अब अच्छे से सुनना, शायद आप समझ भी रहे हो कि मैं क्या करने वाली हूं। तो यहां पर जब आप देखेंगे कि इस सफेद कागज पर यदि हमने क्या कर दिया, इस सफेद कागज पर यदि हमने एक काला टीका लगा दिया, ठीक है, इस सफेद कागज पर हमने यदि काला टीका लगा दिया, बड़े से सफेद कागज पर यदि हमने काला टीका लगा दिया तो क्या होगा? जब हम एक बार विवेकानंद जी का उदाहरण लूं क्या, विवेकानंद जी एक बार कक्षा में जाते हैं और पूछते हैं कि भैया बताइए, उनके हाथ में ये पेपर रहता है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सफेद कागज पर एक काला टीका रहता है। तो विवेकानंद जी बच्चों से पूछते हैं कि बताइए ये क्या है। सारे बच्चे क्या जवाब देते हैं? बताओ जल्दी, क्या जवाब दिया सबने? जल्दी बताओ। समझदारी से नहीं भैया, आप जिस एज में हो जो बच्चे दे सकते हैं वही उदाहरण देना। विवेकानंद जी ने अपने हाथ में कागज लिया, मान लो मेरे हाथ में मैंने ये कागज पकड़ लिया और आपसे कहा बताइए इस कागज पर क्या, इसमें क्या है, ये क्या है। मैं आपसे पूछ रही हूं कि ये क्या है, मैं आपसे पूछ रही हूं ये बताइए क्या है। तो आप क्या कहोगे? काला टीका काला टीका काला टीका कहोगे? हाँ, हर बच्चे का उत्तर यही होता, काला टीका काला टीका काला टीका, क्योंकि यहां पर दिखाई दे रहा है काला बिंदु काला बिंदु काला बिंदु, ठीक है। अब आप देखिए कि जो काला बिंदु है उसका साइज बड़ा है या सफेद का साइज बड़ा है? बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, सामान्य सी बात है कि काला टीका छोटा है और सफेद कागज बड़ा है, लेकिन फिर भी हमें दिखाई क्या दिया? काला, बुराई। अच्छा, हम अपनी ही बात कर लें, सुनाई दिया कि हमें लोगों की बुराइयां पहले दिखाई देती हैं, अच्छाइयों की फिर हम तरफ देखते ही नहीं है। तो ठीक उसी तरह से यही हुआ था, ये हुआ था कि एक बार अपनी बात यदि हम करें, अपनी ही बात यदि हम करें तो उसमें ये आप देखेंगे कि मान लीजिए हमारा कहीं दांत गिर जाए या दांत में कुछ तिनका भी चला जाए। ध्यान से सुनना, जब हमारे दांत में कुछ तिनका भी चला जाता है तो हमारी जीभ कहाँ रहती है? जल्दी बताओ। हमारी जीभ वहीं उसको निकालने के चक्कर में फंसी रहती है। हम कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, कितना आवश्यक कार्यक्रम चल रहा है या कितने बड़े सेमिनार में हम हैं, वो सब भूल जाते हैं और बस हमारा ध्यान जब तक वो निकल नहीं जाता हमारा ध्यान वहीं रहता है। इतना सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, इतने अच्छे से हम आए हैं सूट बूट पहनकर, लेकिन हम उस कमी के पीछे पड़े हैं कि वो फंसा है तो अभी फंसा है तो फंसा रहने दो, वो कुछ हानि तो पहुंचा नहीं रहा है। या हमारा दांत गिर जाए, दांत गिर जाता था, याद करिए जो छोटे में, जब हमारा 8-7 वर्ष की आयु में जब दांत गिरता था तो हमारी जीभ वहीं जाती थी और हमारे पापा मम्मी कहते थे बार बार जीभ मत करना, दांत बाहर निकल आएगा ऐसा कहते थे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि हमेशा हम कमियों को देखते हैं, हमेशा हम कमियों को ही देखते हैं। यदि हमने अच्छाइयों को देखना शुरू कर दिया तब तो क्या बात होगी। तो बड़े भाई साहब का जो मन था वो खेलने कूदने मौज मस्ती करने का होता था, लेकिन वे सोचते थे कि अगर मैंने ही अपनी मनमानी कर ली तो फिर छोटे के सामने कैसे अपने आप को रोकेंगे, कैसे गलत रास्ते पर जाने से रोकेंगे, कैसे उसको मना करेंगे कि यहां मत जाओ वहां जाओ। इसलिए छोटे का ध्यान रखना अपना कर्तव्य मानते थे और इसलिए उन्हें अपनी इच्छाएं दबानी पड़ी। अगला है बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? बताइए क्यों क्यों क्यों? आप बड़े भाई साहब तो हमेशा छोटे को सलाह ही देते रहते थे।
ऐसा कर वैसा कर, क्योंकि वो अपने अनुभव के आधार पर बोलते थे और वो जो उनके माता पिता ने उनको समझाया होगा वही इनको समझा रहे होंगे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को हमेशा सलाह देते थे कि अंग्रेजी में ज्यादा ध्यान दो, हमेशा से, अक्सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी आप सोचते होंगे हाँ स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश, डोंट स्पीक इन अदर लैंग्वेजेस। तो यहां पर आ जाती है कि भाई ये अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दो। बड़े भाई साहब कहते थे अंग्रेजी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहते थे कि तुम अंग्रेजी पर ज्यादा ध्यान दो। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर पढ़ाई में ध्यान नहीं दोगे तो उसी कक्षा में रह जाओगे। यदि तुमने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया तो तुम उसी कक्षा में रह जाओगे। इसीलिए बड़े भाई साहब छोटे को खेल कूद से ध्यान हटाने की सलाह देते थे। और वे जानते थे कि अंग्रेजी का बोलबाला है, हम भी जानते हैं कि अंग्रेजी इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कहीं ना कहीं ऐसा हम ये नहीं कहते कि भाई हिंदी छोड़ दो, अंग्रेजी पर ध्यान दो। अक्सर, चलो एक और बात बता दूं कि जब हमारे घर में हमारे मनपसंद गेस्ट आ जाए, हमारे बहुत चहीते मित्र आ जाएं, हमारे बहुत ही खास मेहमान आ जाएं, ध्यान से सुनना, हम जिनको बहुत पसंद करते हैं, जो हमें मतलब हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है और हम उनके लिए भी, ऐसा कुछ। तो जब वो गेस्ट आ जाएंगे, जब वो मेहमान हमारे घर आ जाएंगे, तो क्या हम अपने घर के सदस्यों का अपमान करने लगेंगे? तो क्या हम अपने घर के सदस्यों को भूल जाएंगे? तो क्या हम अपने घर के सदस्यों को घर से बाहर जाने को कह देंगे? नहीं नहीं नहीं। ठीक उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा मेहमान है ना, भारतीय भाषा तो नहीं है ना, ये हम सब जानते हैं। अंग्रेजी भारतीय भाषा नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उसकी सत्ता, उसका वर्चस्व, उसका महत्व कितना है। वो बहुत हमारे लिए लाभदायक है, इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। ठीक है, वो एक ऐसे अतिथि के समान है जिसको हम जी जान से चाहते हैं और जो हमें सफलता तक ले जा सकती है। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि फेवरेट मेहमान के आ जाने से हम घर के सदस्यों को घर से बाहर निकाल दें या उनकी तरफ ध्यान ही ना दें या उनका अपमान करने लगे। ठीक उसी तरह से अंग्रेजी भाषा सीखते सीखते क्या हम हिंदी की अवहेलना करने लगे? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। बेटा हिंदी तो इतनी प्यारी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है कि वास्तव में यदि हमने हिंदी की कलाओं को, हिंदी की भावनाओं को, हिंदी की रचनात्मकता को सीख लिया ना, तो हम घंटों बोलते रहेंगे और सामने वाले हमें घंटों सुनते रहेंगे बिना किसी बोरियत के। इतनी इतनी अच्छी भाषा है, इतनी आत्मीयता है हमारी हिंदी भाषा में। इसलिए हिंदी भाषा के प्रति आपके मन में प्यार, सम्मान, आदर, श्रद्धा, ये सब कुछ होनी चाहिए। और मजाल किसी की जो आपके सामने हिंदी की जरा सी भी निंदा करने की भी कोशिश करे। ध्यान रखना आप, ठीक है? क्यों? क्योंकि घर के सदस्य घर के ही होते हैं जो हमें विपत्ति आने पर, मुश्किल आने पर, हर परेशानियों में आगे खड़े होते हैं। ठीक उसी तरह से एक और एग्जांपल दे देती हूं। जैसे कोई बहुत बड़े वक्ता हैं, बहुत बड़े स्पीकर हैं, अंग्रेजी बहुत अच्छे बोलते हैं, भारतीयों की बात कर रही हूं मैं, बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे बोलते जाएंगे, और जब उनको अपनी भावना को, अपनी दिल की इमोशंस या भावनाओं को निकालना होगा तो एक वाक्य वो हिंदी का लेकर ही आते हैं। आप सुनना ध्यान से कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों, या मैं कहना चाहता हूं कि ये और वो, मतलब हिंदी तो आनी ही है। तो हिंदी भाषा जितनी प्यारी है, जितनी अनोखी है, जितनी न्यारी है ना, उतने ही प्यार से, उतने ही श्रद्धा, उतने ही सम्मान से हमें उसको रखना होगा, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी उसको मान, सम्मान और प्रतिष्ठा दे सके। राजभाषा है, हर एक कार्य, राजपाट जो भी है, राजकाज की भाषा है, तो हर एक कार्य हिंदी भाषा में होता है। तो कोई भी आपके समक्ष, हर एक भारतीय का यह कर्तव्य है कि कोई भी हमारे समक्ष हिंदी की उपेक्षा ना कर पाए। ठीक है, प्रॉमिस कीजिए। चलिए, गुड। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। अब छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फायदा उठाया? अब चूंकि छोटे भाई पास हो गए, बड़े भाई बेचारे फेल हो गए। अब छोटे भाई को लगा कि बड़े भाई साहब फेल हो गए, अब तो मुझे डांटेंगे नहीं, अब तो मैं मन चाहा जब चाहूं जब खेलता रहूंगा, जब चाहे जब जाता रहूंगा, जहां चाहे जाता रहूंगा, बड़े भाई साहब तो कुछ नहीं कहने वाले। ये गलत फहमी थी उनकी।
छोटे भाई ने बड़े साहिब के नरम व्यवहार का अनुचित लाभ उठाया। उस पर बड़े भाई का डर कम हो गया। बड़े भाई के डर से जो थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था वह भी बंद कर दी, क्योंकि छोटे भाई को लगता था कि वह पढ़े या ना पढ़े पास तो हो ही जाएगा। और बड़े भाई साहब तब उससे कहेंगे नहीं, क्योंकि बड़े भाई साहब तो खुद फेल हो गए, मुझे क्या बताएंगे। लेकिन कैसा हुआ था? नहीं, अच्छा लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था बड़े भाई साहब ने कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम पास हो गए या अव्वल आ गए तो एक बार निशाने पर तीर लग गया तो तुम्हें लगा कि तुमने दुनिया जीत ली। घमंड करने लगे। अरे बेटा, जब मेरे दर्जे में आओगे ना तब पता चलेगा, और मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और बड़ा रहूंगा, तो मेरी डांट तो तुम्हें सुननी ही होगी। अगले प्रश्न है, बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए, बताइए। अगर बड़े भाई साहब, अच्छे से सोच समझ के बताना कि हाँ वो तो पढ़ते ही, हाँ तो वो तो अव्वल ही आता। नहीं आता, क्योंकि वक्त वक्त पर, सही वक्त पर बड़े भाई साहब उसको रोकते रहे, उसको टोकते रहे, उसके दिमाग में अच्छी अच्छी बातें भरते रहे। ठीक है? कैसी कि देखो, जब कभी भी वो खेलने जाता, कभी शाम हो गई, कभी, और यदि वो अकेला रह रहा होता, बड़े भाई साहब नहीं होते, तो वो घर पर आता ही नहीं, किताबें खोलता ही नहीं। इतनी डांट डपट के बाद को मुश्किल से तो वो किताबें खोलता था। यदि बड़े भाई साहब नहीं होते तो क्या हाल होता? तो बड़े भाई साहब को अपनी जिम्मेदारियों का आभास था। वे जानते थे कि अगर वह अनुशासनहीनता करेंगे तो छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक पाएंगे। इस तरह से यदि हर एक को अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो तो कितना आनंद आ जाए। छोटों को भी अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो, बड़ों को भी अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो, हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य और अपनी जिम्मेदारियों का आभास हो, तब तो फिर कहीं कोई झगड़े, कहीं कोई मनमुटाव, कहीं कोई अजीब सी बातें ही ना हो। ठीक है? तो बड़े भाई साहब को अपनी जिम्मेदारियों का आभास था। वे जानते थे कि अगर वह अनुशासनहीनता करेंगे तो छोटे भाई को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोक पाएंगे। यह बड़े भाई का ही डर था कि छोटे भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेता था। अगर बड़े भाई साहब छोटे भाई को डांट फटकार नहीं लगाते तो छोटा भाई कभी भी कक्षा में अव्वल नहीं आता, क्योंकि इतनी डांट फटकार के बाद तो मुश्किल से वो किताब खोलता था। यदि किताब खोलता ही नहीं तो क्या होता फिर? वो तो कभी कभी फिर स्कूल भी नहीं जाता, क्योंकि इतना थक हारने के बाद सोता रहता। जगाने का काम, स्कूल तक ले जाने का काम, उसको सही रास्ता दिखाना, ये सब बड़े भाई साहब ने ही तो किया। तो एक बात याद रखिएगा बच्चों कि हमारी सफलता जो रहती है वो सिर्फ हमारे कारण नहीं होती है। हमारी सफलता के पीछे हमारे अपनों का हाथ रहता है, जैसे कि बड़े भाई साहब। ठीक है? जैसे घर में हमारी मम्मी, पापा, भाई, बहन, हमारे शिक्षक, हमारे दोस्त, मित्र, यार, हर एक जो हमारा भला चाहते हैं, जो हमें अपने आप से बहुत ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, जिनमें सबसे पहले आते हैं माता पिता और दूसरे नंबर पर आते हैं शिक्षक। दो ही ऐसे रिश्ते होते हैं जो हमें हमसे ऊंचाई पर देखना चाहते हैं, खुद से ऊंचाई पर देखना चाहते हैं। और इतनी खुशी होती है कि क्या बताएं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जब हमारा कोई विद्यार्थी बहुत ऊंचाई पर जाता है तो सच में बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाए थे, आज हमारा बच्चा है। इतनी खुशी होती है। ठीक है? तो इस तरह से आपको अपने बड़ों की बात माननी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, शिक्षकों के कही गई बात का पालन कीजिए, अनुसरण कीजिए। फिर देखिए कौन सी बाधा आपको आगे बढ़ने से रोकती है। बाधाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप उनको पार करते जाएंगे, उनसे डर कर पीछे नहीं हटेंगे। बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है? क्या आप उनके विचारों से सहमत हैं? बड़े भाई साहब पाठ में लेकर समूची शिक्षा, अब देखिए शिक्षा पर उन्होंने व्यंग तो किया है। प्रेमचंद जी ने इस पाठ में एक तो अपने बड़ों के प्रति मान सम्मान के प्रति, साथ ही साथ बड़ों का कर्तव्य क्या होता है उसको बताया है। साथ ही साथ शिक्षा प्रणाली, जो समूची शिक्षा प्रणाली है, उसकी तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया है। किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है?
ठीक है। तो समूची शिक्षा के कुछ ऐसे तौर तरीके हैं जिन पर मुंशी प्रेमचंद जी ने व्यंग किया है। कौन से ऐसे विचार हैं, अब आपको बताना होगा। क्या आप उन विचारों से सहमत हैं? देखिए, बड़े भाई साहब पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के तौर तरीकों पर व्यंग करते हुए कहा है कि ये शिक्षा अंग्रेजी बोलने, ध्यान से सुनना। अच्छा बताओ, प्रेमचंद जी का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई? मतलब ये पाठ कब है? 1880 से 1936 के बीच का, ठीक है, जब उनका जन्म, ये उनकी मृत्यु। तो अंग्रेजी बोलने और पढ़ने पर जोर देती है समूची शिक्षा प्रणाली, चाहे किसी को अंग्रेजी पढ़ने में रुचि हो या नहीं, लेकिन नहीं, पढ़ना होगा। अपने देश के इतिहास के साथ दूसरे देशों के इतिहास को भी पढ़ना पड़ता है, जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम अपने आप के बारे में ना जाने, लेकिन दूसरों के बारे में जानने के लिए इच्छुक बने रहते हैं, ठीक है। ऐसी शिक्षा प्रणाली के बारे में बताया, हम अपनी भाषा को जाने ना जाने, लेकिन भाई दूसरी भाषा में पढ़नी है। ये कौन सी बात हुई? पहले हम अपने आप को जान लें, फिर अपने परिवार को जान लें, फिर अपने समाज को जान लें, फिर अपने राष्ट्र को जान लें, फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचे। नहीं, उधर से आओ, इधर कुछ पता नहीं, वहां से स्टार्ट करो। तो यहां पर रटने वाली प्रणाली पर जोर दिया जाता है। ऐसी शिक्षा प्रणाली जो लाभदायक कम और बोझ ज्यादा हो, ठीक नहीं है। प्रेमचंद जी के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो शिक्षा रोट लर्निंग, रटंत विद्या या रटने की प्रणाली पर जोर देती है, वो शिक्षा हर एक बच्चे के लिए हानिकारक है। रटने की विद्या पर ध्यान देना, अर्थात रटा लो, उस देश की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय, ये स्तर पर रटाते जाओ। अरे उसकी बुद्धि का विकास कैसे होगा? उसको खेलने भी देना है, उसका मनोरंजन भी करना है, उसे हंसाना भी है, उसे पढ़ाना भी है, उसे गाना गीत भी गवाना है, ठीक है। उसको सुनने की जो स्किल है, जो कौशल है, उस पर भी ध्यान देना है। LSRW के बारे में आपने सुना होगा ना, सुना है, ठीक है। तो L मतलब लिसनिंग, S मतलब स्पीकिंग, R मतलब रीडिंग, LSRW मतलब राइटिंग। तो ये चारों जो स्किल्स हैं, या चारों जो कुशलताएं हैं, वो हम में जरूरी होना चाहिए, फिर जाकर हम कुछ कार्य कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसी शिक्षा को बिल्कुल भी उचित नहीं कहा। बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? जीवन की समझ तो भैया अनुभव से ही आती है। समझ में आया? यदि किताबें ही सब कुछ सिखा देती तो इन सफेद बालों से कैसे सीखते मेरे बच्चों। अब ये मत कहना कि मैडम सफेद बाल तो दिख ही नहीं रहे आपके। अरे भाई कलर वलर कर लेते हैं। क्या लगता है आपको? चलो छोड़ो। तो बच्चे, वास्तव में, हकीकत में, सीरियस में यदि कहा जाए तो ये जो जीवन की शिक्षा है ना, सच में जीवन की समझ हमें जीवन के अनुभव से आती है। हमारे बड़े, हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं ना कि हम उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, हम सोचते थे ये कैसे गिन लेते होंगे। अरे हम व्यक्ति को देखकर समझ जाते हैं कि वो कैसा है, हम सोचते थे ये कैसे समझ जाते होंगे। हम व्यक्ति की आंखों को, चेहरे को देखकर समझ जाते हैं कि ये कैसा, हम सोचते हैं अरे यार ये कैसे समझ जाते होंगे। बुद्धू बनाते हैं, नहीं समझते, लेकिन हाँ समझते थे, बिल्कुल सही कहते थे। क्योंकि अभी हम इस एज में है ना, तो हम अपने से छोटों को समझ जाते हैं, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन कितनी फेंक रहा है, कौन कितनी लपेट रहा है, हमें सब समझ में आने लगा है, सब समझ में आने लगा है। कौन छुपाना चाहता है, कौन अधिक बताना चाहता है, वो सब कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये जो जीवन की समझ है वो वास्तविक जीवन जीने से और अनुभव से आती है। किताबी ज्ञान जरूरी है, क्योंकि परीक्षाओं में किताब से ही आता है, जीवन का अनुभव तो पूछा नहीं जाता। और परीक्षा पास करने का मतलब कि हमारे पास बहुत सारी डिग्रीज हों, जो कि आज के दुनिया में जरूरी है। जितनी अधिक आपकी डिग्रीज होंगी उतनी ऊंचे पद पर आप जाएंगे। ऐसा नहीं कि सब चले जाते हैं, कभी कभी बहुत सारी डिग्रीज भी धूल खाती रहती हैं और हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। वो सबसे बड़ा कारण क्या है? वो सबसे बड़ा कारण है कि हमने जीवन का अनुभव ही नहीं लिया, सच में, ठीक है। तो अब बताइए, उनके अनुसार, बड़े भाई साहब के अनुसार क्या था? बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ केवल किताबी ज्ञान से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों से आती है, ठीक है।
इसके लिए उन्होंने अपनी अम्मा, दादा और हेडमास्टर के मां के उदाहरण भी दिए कि जो जीवन की समझ है वो जीवन जीने के अनुभवों से आती है। उनका कहना है कि हमारे मां दादा बिना पढ़े भी हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर लेते थे, करते हैं। इसमें केवल इतना ही फर्क है कि उनके पास हमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है। बड़े भाई के अनुसार अनुभव ही समझ दिलाता है, और ये एकदम खरी बात छे, साची बात छे। समझ में आया कि अनुभव ही व्यक्ति को बड़ा बनाते हैं। एक अनुभवी व्यक्ति अपने जीवन में हर तरह की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होता है। यदि कोई एक बहुत डिग्री धारक पढ़ा लिखा व्यक्ति और एक जीवन से अनुभवी व्यक्ति, उम्र समान, लेकिन जो जीवन में रहा, समाज मतलब जो समाज में रहा, सोसाइटी में रहा, जिसने भले बुरे की पहचान की, और एक सिर्फ पढ़ता रहा, तो समझ किसके पास होगी? जिसने समाज में रहकर अपने आप को बड़ा किया, हर मुसीबतों का सामना करते हुए अपने आप को ले गया। ठीक है। छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? छोटे भाई के मन में, जबकि बड़े भाई फेल होते गए, छोटा भाई पास होते गया, फिर भी छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा या सम्मान की भावना कैसे उत्पन्न हुई? एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर जब छोटा भाई एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी की परवाह किए दौड़ा जा रहा था, दौड़ा जा रहा। आपने भी देखा, आप पतंग उड़ाते हो। ठीक है। और जब कटी पतंग दिखती है तो हे प्रभु, गिरना है, पड़ना है, जो कुछ होना है, लेकिन जाना है, वो पतंग हमारी होनी चाहिए। तो एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर जब छोटा भाई एक पतंग को पकड़ने के लिए बिना किसी परवाह के लिए दौड़ा जा रहा था, अचानक भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, भले ही बहुत प्रतिभावान है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो प्रतिभा किसी को शर्म लिहाज ना सिखाए वो किस काम की? बड़े भाई साहब कहते हैं कि समझ किताबें पढ़ लेने से नहीं आती, बल्कि दुनिया के देखने से आती है। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब की समझ की नई योजना के कारण उसके सामने सर झुकाकर खड़ा था। आज उसे सचमुच अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था, ना केवल उम्र से बल्कि मन से भी, और भाई साहब के लिए उसके मन में इज्जत और भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि वो देख रहा था कि इस तरह से यदि बाजार में, उन्होंने कहा, देखिए एक दिन शाम के समय जब छोटा भाई पतंग पकड़ने के लिए दौड़ रहा था, अचानक बड़े भाई साहब से उसका आमना सामना हुआ। उन्होंने बाजार में ही उसका हाथ पकड़ लिया और बड़े क्रोधित भाव से बोले, भले ही तुम लेखक से बोले कि भले ही बहुत प्रतिभावान है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो प्रतिभा किसी को शर्म लिहाज ना सिखाए वो किस काम की? कहीं भी दौड़े जा रहे हो, हाँ, देख नहीं रहे हो हम कहाँ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बड़े भाई साहब कहते हैं कि समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, बल्कि दुनिया देखने से आती है, दुनियादारी में जीने से आती है। बड़े भाई साहब के रहते लेखक कभी गलत रास्ते पर नहीं जा सकता था। भाई साहब की समझने की नई योजना के कारण उनके सामने सर झुकाकर खड़े थे लेखक। आज सच में उन्हें अपने छोटे होने का एहसास हो रहा था। वे केवल उम्र से नहीं बल्कि समझ में भी बड़े भाई साहब से काफी छोटे थे, और बड़े भाई साहब के मन में उनके प्रति श्रद्धा के भाव उत्पन्न हुए। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं क्या थी? बड़े भाई साहब अध्ययनशील थे, हमेशा किताबें खोलकर बैठे रहते थे, दिन रात कठिन परिश्रम करते थे, चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए। अपने बड़े होने का उन्हें एहसास है, इसलिए वे छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं। अपने कर्तव्य के लिए वे अपनी बहुत सी इच्छाओं को दबा देते थे। छोटे भाई को किताबी ज्ञान से हटकर अनुभव के महत्व को भी समझाते थे। तो उनका कहना यही था कि जीवन की जो जीने की जो कला है वो अनुभव से आती है, ना कि किताबों से। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बताओ। ओके, जीवन के अनुभव को महत्वपूर्ण कहा है, लेकिन क्यों? हाँ, देखते हैं। बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को ही बहुत महत्वपूर्ण कहा है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया कि अम्मा और दादा का उदाहरण, हेडमास्टर का उदाहरण देकर बड़े भाई साहब कहते हैं कि चाहे कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों ना हो, जिंदगी के अनुभव के आगे बेकार है। जिंदगी की कठिन परिस्थितियों का सामना अनुभव के आधार पर ही सरलता से किया जा सकता है, ना कि किताबी ज्ञान से। अब जिंदगी में समस्याएं आ गई, हम जा रहे हैं कहीं और गाड़ी के सामने अचानक से पेड़ गिर गया,
अब बताओ किताब में क्या लिखा था? क्या पढ़ा? जिंदगी का अनुभव ऐसे आया कि जब कभी हम बाबूजी अम्मा जी के साथ कहीं जा रहे थे और उनके सामने ऐसा हुआ और उन्होंने किस तरह से उस समस्या का समाधान निकाला, तो हमारे मन में तुरंत क्लिक कर जाएगा कि हमें भी ऐसा करना है। तो जीवन जीना और जिंदगी की असली समझ जीवनों के अनुभव से आती है, ये उनका मानना था और एकदम 100% सही था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने सभी प्रश्नों को देख लिया, प्रश्नों को समझ लिया और उत्तरों को भी जान लिया, सुन लिया, समझ लिया। तो इसी तरह से आपको हर एक समस्या का समाधान पढ़ते पढ़ते, जीवन के अनुभव जीते जीते, अपने बड़ों से बहुत कुछ ग्रहण करते करते प्राप्त करना है, ताकि आप आगे जाकर अच्छे अनुभवी बने, अच्छे व्यक्ति बने, सम्मानीय व्यक्ति बने। ये हमारे लिए भी बहुत गौरव की बात होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।